नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा। आपके साथ में हूं घनश्याम उपाध्याय। मुद्दा में आज हम बात करेंगे थानों में थर्ड डिग्री के इस्तेमाल पर। पुलिस थानों के खौफ से कोई भी अनजान नहीं है। थानों में पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से किस तरह का बर्ताव करती है, ये किसी से छुपा नहीं है। थानों में पुलिस थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करने से नहीं चूकती और कई बार हिरासत में मौत तक हो जाती है। इस पर कड़ी चिंता व्यक्त करते हुए देश के प्रधान न्यायाधीश ने अपनी बात को आगे बढ़ाया है। भारत के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने एक कार्यक्रम में पुलिस स्टेशंस में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन पर सवाल खड़ा किया है और उन्होंने कहा कि मानवाधिकार का सबसे ज्यादा हनन पुलिस स्टेशनों में ही होता है। हमारे यहाँ आरोपी के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून है, इसके बाद भी हिरासत में उत्पीड़न और मौत के मामले सामने आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पुलिस थाने में तुरंत कानूनी मदद नहीं मिल पाती। उन्होंने ये बातें नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के विजन और मिशन मोबाइल ऐप और डॉक्यूमेंट की शुरुआत करते हुए कही। इस ऐप के जरिए लोगों को मुफ्त में कानूनी सलाह दी जाएगी। कार्यक्रम में सीजीआई रमन्ना ने कहा कि कई रिपोर्ट से पता चलता है कि विशेष अधिकार प्राप्त लोगों पर भी थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस की ज्यादतियों को रोकने के लिए लोगों को संवैधानिक अधिकारों और मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में बताना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी पुलिस स्टेशन, जेल में डिस्प्ले बोर्ड और होर्डिंग लगाकर ये जानकारी देना अच्छी कोशिश है, लेकिन नालसा को पुलिस कर्मियों को संवेदनशील बनाने के लिए देश भर में मुहिम चलाने की जरूरत है। सीजीआई रमन्ना ने कहा कि हम ऐसा समाज चाहते हैं जहां कानून का शासन बना रहे। इसके लिए जरूरी है कि समाज के उच्च वर्ग और गरीब तबके के लिए न्याय के अवसर एक समान हो। हमें नहीं भूलना चाहिए कि सामाजिक और आर्थिक रूप से अलग होने के कारण किसी को भी उसके अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता। हम ऐसे भविष्य का सपना देखना चाहिए जहां समानता हो और सभी के अधिकारों की रक्षा हो सके। इसलिए न्याय तक पहुंच नाम से मिशन चलाया जा रहा है जो अभी खत्म नहीं होगा। बता दें आपको कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में कुल 53 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हुई। देश में सबसे ज्यादा गुजरात के पुलिस वाले हिरासत में मौत से संबंधित मामलों में गिरफ्तार किए गए और तमिलनाडु के बाद गुजरात में हिरासत में मौत के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में तमिलनाडु में 11 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हुई, जबकि गुजरात में इस तरह की मौत के कुल 10 मामले सामने आए। हालांकि इन मामलों में गुजरात के 14 पुलिस वालों को गिरफ्तार किया गया, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। राज्य में कुल हिरासत में 10 मौतों से 9 पीड़ित पुलिस रिमांड पर नहीं थे बल्कि हिरासत में थे। ऐसे में सवाल यह है कि सीजीआई की फिक्र का क्या असर होगा, पुलिस की अंग्रेजों के जमाने की कार्यशैली पर अंकुश कैसे लगेगा, हिरासत में लिए गए लोगों के मानवाधिकार कैसे सुरक्षित होंगे, क्या नालसा की पुलिस कर्मियों को संवेदनशील बनाने के लिए देश भर में मुहिम चलाए जाने से बात बन जाएगी, क्या लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना काफी होगा या फिर सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। कई सवाल हैं जिन सवालों का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय मैं आपको करा दूं। मेरे साथ डॉक्टर मनोज कुमार जुड़ रहे हैं, लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में। वेद भूषण जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एक्स आईपीएस है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर मनोज कुमार, आप ही के पास आना चाहूंगा। चीफ जस्टिस की ये चिंता कितनी बड़ी है और इसको लेकर कितना बड़ा असर अब हम देख सकते हैं? देखिए, चिंता कितनी बड़ी है इसका आंकलन आप ऐसे कर सकते हैं कि 1996 आज से 25 साल पहले डीके बासु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल डायरेक्शन दिए थे। उसका कुछ हद तक तो अनुपालन किया गया है, वेबसाइट पे लोगों ने लगा दिया है हर एक चीज, लेकिन लेटर और स्पिरिट में वो रिकमेंडेशन अभी तक नहीं फॉलो। उसकी वजह से 2018 में दोबारा सुप्रीम कोर्ट को और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाने के लिए सीसीटीवी लगाने की पुलिस स्टेशंस में डायरेक्शन दी गई। वो 18 का भी आज 3 साल हो गया और आज इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट को बहुत फटकार लगाना पड़ा बहुत सारे स्टेट्स को, जो अभी भी 5 साल का टाइम मांग रहे थे। और इस साल जाके पिछले 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सेम डायरेक्शंस बाकी एजेंसीज को भी दे दी। हमने आए दिन इस तरह के केसेस सुने हैं कि डीआरआई के बिल्डिंग से कोई जिसका इंटरोगेशन हो रहा था वो खिड़की से कूद गए, किसी ने जान दे दी, बिल्कुल स्ट्रेस में आके, प्रेशर में आके। तो सीसीटीवी के डायरेक्शंस दिसंबर में सारे एजेंसीज को, एनआईए, डीआरआई, सीबीआई, सबको दी गई है, लेकिन इसकी अनुपालन नहीं हो पा रही है अभी तक। और मार्च में कोर्ट को, सेंटर को और स्टेट गवर्नमेंट सबको बहुत फटकार लगानी पड़ी थी। अब देखिए, इस साल के एंड तक बहुत सारे स्टेट्स को मौका दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस का कंप्लायंस करके फाइल करने के लिए। तो इसलिए सीजीआई का इतना स्ट्रांग पोजीशन लेना
बहुत लाजमी है और बहुत लॉजिकल है। वेद भूषण जी भी मेरे साथ है। वेद भूषण जी, पुलिस स्टेशन क्या टॉर्चर सेंटर बन गए हैं? इस तरह की छवि सेट हो गई है पुलिस स्टेशन को लेकर। बिल्कुल, जो जस्टिस रमन्ना साहब की जो टिप्पणी है या जो उनकी ऑब्जर्वेशन है बहुत मायने रखती है, और उसके लिए तमाम सरकारों को, ना केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कॉग्निजेंस लेनी चाहिए। आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टेट के जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उनके चेयरमैन अभी तक वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है, वहां पर कोई एक्टिंग काम कर रहे हैं। तो केवल पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो रिफॉर्म्स आने चाहिए वो सरकार अभी तक बस्ता खामोश में पड़ा हुआ है, कोई कॉग्निजेंस नहीं ले जा रही। पुलिस को जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टूल्स चाहिए, जो उनको इक्विपमेंट चाहिए, जो उनको एक्सपर्टाइजेशन चाहिए, वो अभी तक सरकारें उस बारे में बहुत ज्यादा गौर नहीं करती। पुलिस वाले ट्रेडिशनल तरीके से 3rd डिग्री टॉर्चर करके अपने केसेस को वर्कआउट कर रहे हैं। रिकवरी के लिए इतना ज्यादा प्रेशर पुलिस के ऊपर होता है कि मेरा केस ठीक निकल जाए, मेरी रिकवरी हो जाए, चाहे मुलजिम को मारो पीटो, किसी भी तरह से उससे एक्सपेक्ट करो, इंफॉर्मेशन गैदर करो, कैसे भी निकालो उससे। और ये आपने याद होगा कि बहुत सारे राजनीतिक दबाव, इवन पब्लिक का दबाव, मीडिया का दबाव होता है। विकास दुबे यूपी के अंदर हुआ, किस तरह से वहां पर गाड़ी पलटी, किस तरह से वो एनकाउंटर हुआ, उस पर बड़े सवाल उठे कि फेक एनकाउंटर था, ये पुलिस कस्टडी में है। उसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी उसमें बीच में आ गया। आपको याद होगा हैदराबाद के अंदर एक रेप के मैटर के अंदर एक लड़की से रेप में 4 जो उसके सस्पेक्ट और एक्यूज थे उनको पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। पब्लिक ने उसको इतना रिगार्ड दिया, पुलिस वालों को कंधे पर उठा लिया, उनको सामाजिक रूप से एक सम्मान दिया गया। तो ये चीजें ऐसी हैं कि बिल्कुल इसकी विवेचना की जानी चाहिए और समय समय पर इन चीजों के बारे में बताया जाना चाहिए। पुलिस को भी रिफॉर्म्स के बारे में बताना चाहिए। तमाम तरह की ट्रेनिंग्स के जो बाहर, जैसे विदेश के अंदर ट्रेनिंग है फॉरेन कंट्रीज में, वहां पर उनसे एक लिए जाए, वहां पर हमारे पुलिस ऑफिसर्स को भेजा जाए और उसमें विजिलेंस रहने की जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत है कि विजिलेंस हमारी कैसे काम करें। जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, स्टेट विजिलेंस कमीशन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, कैसे इन तमाम चीजों पर रिफॉर्म्स किए जाए। जहाँ पुलिस स्टेशन है वहां पर किस तरह से सीसीटीवी कैमराज लगाए जाए, किस तरह से वहां एक 3rd पार्टी ऑब्जर्वेशन रखे कि कहीं पर वायलेशन ना हो। अब आपने देखा दिल्ली के अंदर पिछले 4 साल से कोई कस्टोडियल डेथ नहीं है। कारण यही है कि क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, तमाम तरह की कोर्ट्स हैं और उनकी कमेटीज बनी हुई है। टाइम एंड अगेन वो थाने में अचानक रेंडमली विजिट करते हैं। पर जो रिमोट एरियाज है, स्टेट है, बहुत दूर दराज के थाने हैं जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, वहां पर इस तरह की वायलेशन बहुत रैम्पेंट है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहने पर मजबूर होना पड़ा है कि पुलिस स्टेशन के अंदर अभी भी टॉर्चर किए जाते हैं, 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल गलत है। जैसा मनोज जी बता रहे थे, बहुत सारे अन्य सोमवार की जजमेंट आई है, उन तमाम को स्ट्रिक्टली फॉलो कराएं। तमाम सरकारों की और पुलिस के जो चीफ है, हेड्स है, उनकी जिम्मेदारी है। जी ठीक है। मनोज जी, असल में डीडी बसु केस का जिक्र आपने किया, तो सर इस केस से जुड़ी गाइडलाइंस क्या कहती हैं और अभी वर्तमान स्थिति में उन गाइडलाइंस को कितना फॉलो करते हुए हम दिखाई देते हैं? जी, डीके बसु के जजमेंट में गाइडलाइंस की लिस्ट काफी लंबी है। इनफैक्ट 10 या 12 गाइडलाइंस हैं और मूल तौर पे उसको बोला जाए, डिटेल में नहीं जाके, चूंकि उतना समय नहीं है हमारे पास, मूल तौर पे ये बोला जाए कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, एक जो अक्यूज हो, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसकी राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्या क्या चीजें उसे पता होनी चाहिए और कौन उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, किस चार्ज पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसकी बाकी राइट्स की कैसे रखा जाए, किसको बुलाया जाए, वो चाहे तो वकील लेके, ये सारी गाइडलाइंस उसमें बताई गई हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जहां तक बात है, बहुत सिंपलिस्टिक वे में हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने की पुलिस विभाग ने अपने वेबसाइट पे एक लिस्ट लगा दिया है कि इन कंप्लायंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस फॉलोइंग आर द गाइडलाइंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब सवाल है कि उनकी जो अनुपालन की जब बात आती है, वो एक इंटरनल प्रोसेस में आके फंस जाता है। अभी वेद भूषण जी जिक्र कर रहे थे कि विजिलेंस बहुत टाइट होनी चाहिए इंटरनली। इसमें एक मुद्दा मैं थोड़ा सा इस पे ऐड करना चाहूंगा कि विजिलेंस भी एक इंटरनल प्रोसेस है और विभागीय तौर पे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हो या विजिलेंस की प्रोसीडिंग्स हो, कहीं ना कहीं वो एक डिपार्टमेंट के इशू को लेके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में रुक जाता है। दिल्ली में कस्टोडियल डेथ्स नहीं हो रहे, इसलिए नहीं कि विजिलेंस बहुत स्ट्रांग है, इसलिए कि इंटरनल पुलिस मैकेनिज्म के बाहर के लोग
लोगों की ओवरसाइट और ट्रांसपेरेंसी बहुत स्ट्रांग है। यही चीज बाकी जगह भी लाने की जरूरत है। डीके बासु के जजमेंट में और बाद के भी रिकमेंडेशंस में ये प्रावधान एटलीस्ट डायरेक्शंस में आए हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमिटीज बने, ओवरसाइट कमिटीज, जिसमें पुलिस की भी सहभागी हो और आम जनता के रिप्रेजेंटेटिव भी हो, जो रेलेवेंट और डिपार्टमेंट है जिला लेवल पे उनकी रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि एक एक्चुअल इफेक्टिव ओवरसाइट रखा जाए और थाने में क्या होता है नहीं है वो टाइम टू टाइम कमिटी रिव्यू कर सके। उस तरह की ओवरसाइट बहुत, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता मेरे ख्याल से एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है। बिकॉज वो बंद कमरे में रात के अंधेरे में क्या होता है और बाद में जो निकल के आता है उसकी क्या रिपोर्टिंग होती है, उसमें कभी कभी बहुत सारे सवाल खुले रह जाते हैं। क्या सही है क्या गलत है ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात है, पर बहुत सारे सवाल खुले रह जाते हैं। जी ठीक है। वेदभूषण जी, तमाम इंतजामों की तो हम बात कर रहे हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन सर पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग के वक्त ही क्या इस तरह की हिदायत या फिर इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए जिससे मानवीय संवेदनाएं थोड़ी सी ज्यादा वो समझ पाएं और समझ पाएं असल में कि किसका अधिकार कितना है। अगर आप 3rd डिग्री भी दे रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, तो उस दौरान भी उन मानवाधिकारों का पालन किया जाए। क्या ट्रेनिंग में कुछ कमी रह जाती है सर? घनश्याम जी, ट्रेनिंग के साथ साथ भर्ती की जो प्रक्रिया, रिक्रूटमेंट का जो प्रोसीजर है वो ब्रिटिश टाइम से वही चला आ रहा है। वही आईपीएस का सिस्टम, वही सिपाही भर्ती होने का सिस्टम, वही सेम भर्ती, वही लीगेसी को हम आज तक ढो रहे हैं। वही खाकी वर्दी, खाकी वर्दी को वैसे ही देख के डर लगता है। दूसरे कंट्रीज की आप वर्दी देखेंगे, बड़ी अट्रैक्टिव, बहुत बढ़िया वर्दी होती है। वर्दी भी एक इसका बहुत बड़ा रीजन है। अब खाकी से लोगों में इतना डर है, क्या हम तमाम चीजें कह रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रोग्रेसिव बातें हो रही हैं, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए करे जा रहे हैं, क्या हम कोई अच्छी यूनिफॉर्म जिसको देख के डर ना लगे, एक अच्छी यूनिफॉर्म क्या हम दे नहीं पाएंगे? क्या हम उसी लीगेसी को ढोते रहेंगे जो ब्रिटिशर्स हमारे पास छोड़ के गए हैं? तो तमाम भर्ती की प्रक्रिया, अब आप देखिए बाहर के कंट्रीज में नीचे से लेवल पर आदमी ऊपर पहुंचता है, अपने एक्सपीरियंस तजुर्बे के बाद पहुंचता है। परंतु हिंदुस्तान के अंदर जो ब्रिटिश लेगेसी थी, एक आईपीएस की एक अलग कैटेगरी है। वो अपने आप को पुलिस से सुपर पावर या अपना बड़ी ताकत वाले लोग मानते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि नीचे से आदमी हर रैंक से जाए, इसके अच्छा एक्सपोजर हो, समाज की अच्छी बातों का आपको उसको पता हो। परंतु ये प्रक्रिया के शुरू और उसके बाद ट्रेनिंग का जो पार्ट आता है, ट्रेनिंग में तमाम तरह के सेंसिटाइजेशन होने चाहिए, उनको जानकारी दी जानी चाहिए कि ह्यूमन के क्या राइट्स हैं, कहां पर वो वायलेट करते हैं, क्योंकि एक बहुत थिन लाइन होती है जिस पर आप थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो जाएंगे। उससे पहले की जो आपकी जो स्थिति है वो आपकी इन्वेस्टिगेशन की, आपको पूरे राइट हैं, कानून ने आपको अधिकार दिए हैं, साइंटिफिक तरीके बताए हैं कि किस तरह से आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। परंतु इतना पॉलिटिकल प्रेशर, ऊपर पुलिस बॉसेस का प्रेशर, वो इतना ज्यादा एक मजबूर कर देता है, हालात ऐसे बना दिए जाते हैं कई बार कि टॉर्चर और पुलिस कस्टडी के अंदर डेथ इसी रूप में सामने निकल कर आती हैं। तो ये तमाम चीजें सोचने की जरूरत है। चीफ जस्टिस साहब का जो रिमार्क्स है, ये वाकई में पूरे समाज को, हिंदुस्तान के लीगल फैसिलिटी को दोबारा से इन सारी चीजों के बारे में, कोई चाहे पुलिस कमीशन बनाया जाए, चाहे कोई जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, तो तमाम चीजों को एक बार मद्देनजर रखे, सारी प्रक्रियाओं को दोबारा से सोचने की जरूरत है। हमें पुरानी चीजों से निकलने की जरूरत है, तभी हम आगे जा सकेंगे, तभी जितने भी वायलेशंस जिनकी बात की है जस्टिस रमन्ना साहब ने, उनको खत्म किया जा सके। ये एक बहुत बड़ी बुराई है समाज के अंदर। तो स्टेटमेंट के बाद यहाँ से नए तरीके से सोचे जाने की जरूरत है। वो कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, कौन कौन सी चर्चा हम कर सकते हैं? तो पुलिस कस्टडी में हो रही यातनाओं का आज हम जिक्र कर रहे हैं, साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मानवाधिकार का उल्लंघन पुलिस कस्टडी में आते ही क्यों होने लग जाता है, सारे नियम सारे कानून वहां पे गौड़ क्यों हो जाते हैं। दो खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए, प्रोफेसर मेरे साथ डॉक्टर मनोज कुमार भी हैं। मनोज जी, असल में राष्ट्रीय मानवाधिकार का आंकड़ा है एक, वो जो बताता है कि पिछले 3 साल में पुलिस कस्टडी में देश भर में 348 लोगों की मौत हुई और इस दौरान 1189 लोगों को यातनाएं दी गई। सर, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए इस तरह के आंकड़े कितनी शर्म की बात है? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट जैसा मैं अभी ब्रेक से पहले बता रहा था कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता का बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ, तो ये आंकड़े भी एक्चुअली पूरी करेक्ट पोजीशन रिफ्लेक्ट करते हैं कि नहीं, उस पर भी सवाल है। बिल्कुल। शायद एक्चुअल नंबर्स इससे भी बड़े होंगे, जिनको किसी और न किसी और तरीके से केस को लॉक किया जाता है किसी इस तरह के इवेंट के बाद। अभी ब्रेक से पहले वेदभूषण जी बता रहे थे ट्रेनिंग की प्रक्रिया और ब्रिटिश का हम लीगेसी कैरी कर रहे हैं। बिल्कुल हम उनके साथ हैं
उसमें सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहते हैं कि पुलिस एकेडमीज हैं हर एक स्टेट में। जब तक कि पूरी सिस्टम का ओवरऑल रिफॉर्म नहीं होता है, ट्रेनिंग की प्रोसेस स्पेशली सीनियर लेवल पे और उनके माध्यम से लोअर लेवल पुलिस की जो वर्किंग है, उसकी एक ट्रेनिंग की प्रोसेस और उसमें सेंसिटाइजेशन क्या होनी चाहिए, इन सब पे काम पुलिस एकेडमी में होता है। होम मिनिस्ट्री की केंद्र सरकार के लेवल पे ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। इनका भी आंकड़ा मैं देख रहा था कि इनकी क्या इनिशिएटिव्स रही हैं इस तरह की ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन में। बहुत शॉकिंग है, 2018 मार्च के बाद आज तक एक भी ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं अंडरटेक की है इन्होंने इस तरह के क्रूशियल इश्यूज पे, चाहे कस्टोडियल डेथ हो या इंटरनल ट्रेनिंग की जो जरूरत है उस पे कोई रिसर्च पेपर या तो एक ये जो दो तरह का हमारी प्रॉब्लम, एक जब भी कुछ बात आती है तो हम एज पुलिस डिपार्टमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपने फंड की शॉर्टेज, अपने पुराने लीगेसी की शॉर्टेज, रिसर्च की शॉर्टेज की बात करते हैं, बट ये सब कुछ करना राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ही है। इसकी पूरी एक ढांचा बना हुआ है, बस वो काम नहीं कर रहा है, इसको सीरियसली नहीं ले रहा है। वो सबसे बड़ा चैलेंज है और उसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट का टाइम टू टाइम, अभी मार्च में भी बहुत स्ट्रांग रिएक्शन आया था। तीन जजेस का जो बेंच था वो उन्होंने काफी फटकार लगाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को। अब जाके अब हम सीजेआई को सुन रहे हैं, तो ये एक तरीके से गुहार है कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, सब कुछ तो है आपके पास। तो वेदभूषण जी, क्या पुलिस अधिकारियों का, पुलिस कर्मियों का वो वर्क प्रेशर, वो फ्रस्ट्रेशन, वो सुविधाएं ना मिलना, वो आरोपियों पे निकाल दी जाती हैं? सारी फ्रस्ट्रेशन, सारी दिक्कतें वहां निकाल दी जाती हैं? क्या इसे हम ऐसे भी सोचे कि वहां पे जो वर्किंग स्टाइल है वो प्रॉपर नहीं है, वहां पे फैसिलिटीज नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह की फ्रस्ट्रेशन निकाली जाती है? घनश्याम जी, रीजन इसके पीछे ये भी है कि जो पॉलिटिकल जो हमारा सिस्टम है वो इवन जुडिशरी को सुपरसीड कर रहा है। जैसे मनोज जी ने केस बताया, अब जाकर सीबीआई ने 5 उसमें जो एक्यूज थे उनको अरेस्ट किया है। तो जो ये अब्यूज है, इसको ये पॉलिटिकल पार्टी चाहती नहीं कि इस सिस्टम में रिफॉर्म किए जाए। मैं तो रिटायर्ड अधिकारी हूँ, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि सरकारें बिल्कुल नहीं चाहती वो पुलिस को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखना चाहती है कि जिस तरह से भी वो पुलिस को यूज करना चाहे, बल्कि मिसयूज करना चाहे तो मिसयूज कर सकें। दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट आप चाहती है, आपकी आम आदमी पार्टी की पुलिस हमारे पास आ जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है पुलिस हमारे पास है। दिल्ली आपकी राजधानी है, आपकी राजधानी की पोजीशन है, तो जो अब्यूज की ये पोजीशन है। दूसरा, जो कन्विक्शन रेट है, जितने भी कस्टोडियल डेथ अभी आई हैं उनमें कन्विक्शन रेट केवल 3% रहा है। मतलब आप सोचे, ताज्जुब की बात है कि जहाँ कन्विक्शन रेट 100% होना चाहिए था, ये प्रूव हो गया कि आदमी पुलिस कस्टडी के अंदर था, उसके टॉर्चर की वजह से उसकी डेथ हुई, तमाम तरह की साइंटिफिक एविडेंस उसके अंदर मौजूद थी, रिपोर्ट्स मौजूद थी, उसके बावजूद वो स्कॉट फ्री हो गए जो पुलिस वाले थे। ये भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। तो ये इंश्योर किया जाए, यदि किसी केस के अंदर कस्टोडियल डेथ हुई है तो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस वालों को, जो भी उसके जिम्मेदार हैं, ऊपर तक की, बल्कि लोअर लेवल पर नहीं, यदि रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए टॉप लेवल पे फिक्स की जाए। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो स्कॉट फ्री होकर निकल जाते हैं, केवल जो खामियाजा भुगतना है जो नीचे थाने के लेवल तक रह जाते हैं, जबकि जो उनके जो बॉसेज हैं उनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए या पॉलिटिकल बॉसेज को इच्छाओं को पूरी करने के लिए इस तरह की चीजें की जाती हैं। तो इस तरह की चीजों को भी इग्नोर ना किया जाए, इन लोगों को भी कानून के दायरे के अंदर लाया जाए ताकि एक मैसेज पहुंच सके समाज के अंदर। और जैसा जस्टिस रमन्ना साहब की जो एक धारणा है, इच्छा है, वो बिल्कुल उसके ऊपर कार्यान्वित हो सके, उसका एग्जीक्यूशन हो सके। इसमें जरूरत है सरकारों को इनिशिएटिव लेने की, पर मजबूरी ये है कि वो लेना नहीं चाहती क्योंकि उनके अपने कुछ पॉलिटिकल उनकी विशेष है, उनकी कुछ मजबूरियां हैं, जिस वजह से वो इस बारे में आज तक हिंदुस्तान के 74-75 साल के आजादी के बावजूद भी सरकारें नहीं चाहती कि पुलिस को इंडिपेंडेंट किया जाए। जैसे आप ऑटोनोमस बॉडीज हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, माइनॉरिटीज कमीशन है, तमाम तरह की चीजों को ऑटोनोमस बना दिया जाए। ये पुलिस को क्यों ऑटोनॉमी देना नहीं चाहते? क्योंकि उनको पता है कि यदि हमारे हाथ से ये निकल गया तो जो हम काम कराना चाहते हैं अपनी पॉलिटिकल, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे सीबीआई है, सब पर ये एलिगेशन लगते रहे कि ये पॉलिटिकल एक तरह से हथियार बन चुकी हैं तमाम संस्थाएं। तो ये तमाम सोचने की जरूरत है, तब तमाम जागरूक लोग सोचेंगे, पूरा हिंदुस्तान सोचेगा, तो हो सकता है कि इस बारे में आने वाले समय में इसमें चेंज आए। ठीक है। तो मनोज जी, फिलहाल जो हम पुलिस स्टेशनों में मानवाधिकार का हनन देख रहे हैं, उसको रोकने के लिए किस तरह के प्रावधान है जिनकी जानकारी शायद लोगों को है भी नहीं?
जी, सबसे पहले ह्यूमन राइट्स वाले इशू से पहले मैं वेदभूषण जी के एक इशू पे अपना प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ। ये पुलिस को हर एक कोई कंट्रोल करना चाहता है, ये तो फैक्ट है। पॉलिटिकल कंपल्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंपल्शन है, सही नहीं है, नहीं होना चाहिए, वो अपनी जगह है। सवाल यहाँ ये उठता है कि जो पुलिस ऑफिसर्स कस्टोडियल डेथ या टॉर्चर के लिए उनको ट्रायल में ले जाया जाता है, उनकी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन कौन करती है? वो वही पुलिस विभाग करती है। तो ऑटोनॉमी हमें एक दूसरे बॉडी को देना पड़ेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना रहे, जो मैं पहले भी जिक्र कर रहा था। चाहे विजिलेंस हो या पुलिस की अपनी ट्रायल हो, पुलिस को ही प्रोसिक्यूट करना पड़े, अल्टीमेटली वो विभागीय इशू बन के रह जाता है। इसलिए ये 3% का प्रॉब्लम है। यदि इसको जेन्युइनली ठीक से इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट किया जाए हर एक केस को, तो आई एम श्योर 100% के बहुत नजदीक हम पहुंच सकते हैं। कोई जुडिशियल विल में कमी नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विभागीय लेवल पे। अब आते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स का। तो जैसे डीके बसु के जजमेंट में गाइडलाइंस हैं, वैसे ही नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बहुत डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं। और हमारी जो भी कोई अक्यूज होता है फिजिकल टॉर्चर के अगेंस्ट या इलीगली कहीं रखने के लिए कस्टडी में, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रावधान प्रोवाइडेड है, आर्टिकल 14 वगैरह का, जिसके लिए कभी भी कोर्ट में हेबियस कॉर्पस को डाल सकता है, और भी सिमिलर रिलीफ हर एक फैक्ट में अलग होता है। कोई भी अपने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन ले सकता है। और उसके अलावा ये जो NHRC की गाइडलाइंस है और डीके बासु की गाइडलाइंस हैं, इनकी नॉन कंप्लायंस के इशू को भी कोर्ट लेके आ सकते हैं। डिपार्टमेंटल तौर पे कोई पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर किसी तरह का हाई हैंडेड कुछ काम करता है, वायलेट करता है हमारे राइट्स को, उसको लेके विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। ये सारे प्रावधान है। नॉलेज का एक बहुत बड़ा इशू है कि लोगों को पता कैसे रहेगा। ये नेशनल नालसा जो है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उसका लीगल एड और लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, इनफैक्ट CGI ठीक है, तो मौजूदा प्रावधानों के बारे में जानकारी का अभाव है, उसे जागरूकता के तौर पे दूर किया जा सकता है। मुद्दा में सर समय इतना ही मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा में जुड़े, अपनी राय दर्शकों तक पहुंचाई। तो वो लगातार कोशिशें होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं उन लोगों को निर्दोष साबित करने में काम आए जो हिरासत में होते हैं, और उनको कम से कम आरोपी साबित होने तक किसी तरह के टॉर्चर से दो चार ना होना पड़े। इसके लिए कई नियम हैं, कई प्रावधान हैं, लेकिन चर्चा में जो निकल कर सामने आया वो यही कि देखिए अभी जागरूकता का अभाव है, अवेयरनेस की थोड़ी कमी है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुद्दा में आज बस इतना ही।